नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र महादशा और अंतरदशा प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारी ये श्रृंखला ग्रहों की दशा और अंतरदशा प्रभाव की जारी है। आज ये श्रृंखला पूर्ण होने जा रही है शुक्र दशा के साथ। प्रिय दर्शकों, कुछ बातें प्रारंभ से दोहरा देनी होंगी। जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में शुक्र की दशा हो, सूर्य की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, परंतु ये दशाएं कभी ना कभी तो आएंगी। मेरे इस वीडियो के बनाने का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इसे आप केवल अपनी जन्म कुंडली से मिलाइए। केवल जन्म कुंडली से मिलाने भर का एक वीडियो और पूर्व में महादशा से संबंधित बनाया हुआ है। इस वीडियो को अलग अलग बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि महादशाओं को देखा कैसे जाता है, इनके प्रभाव को समझा कैसे जाता है। मूल उद्देश्य ये है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी भी कुंडली का यदि विश्लेषण करना है तो बिना महादशाओं को समझे हम फल कथन नहीं कर सकते, क्योंकि फल कथन में सबसे जरूरी महादशा ही है। एक और बात, किसी भी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति लाख अच्छी स्थिति में हो, परंतु महादशा यदि सहयोगी न हो, महादशा का सपोर्ट न मिल रहा हो, तो एक बात तय जानिए कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी होने के बावजूद वो अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान नहीं कर पाती। एक उदाहरण से मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अच्छे हों, गुरु अच्छे हों, मंगल अच्छे हों, परंतु दशा शनि की हो। इसके बाद बुध आएंगे, केतु आएंगे, शुक्र आएंगे। जब तक जातक कुछ करने की सोचेगा, उसकी कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रहों की दशाएं ही चली जाएंगी। तो सीधी सी बात है कि कुंडली में अच्छे ग्रह होकर के भी क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, महादशा का ये जो विषय है ये बहुत बृहद और व्यापक है। इसे किसी एक या दो वीडियो में नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि सीधी सी बात है कि महादशाओं के फल कथन में अंतर आ जाता है। जब हम फल कथन करते समय देखते हैं कि मैं जनरल बातें आपको समझा रहा हूं, पता चला कि मेष राशि में ग्रह बैठा है तो उसका अलग प्रभाव, वृषभ में बैठा है तो अलग प्रभाव, मिथुन में बैठा है तो अलग प्रभाव, लग्न में बैठा है तो अलग प्रभाव, लाभ में बैठा है तो अलग प्रभाव, नवम में बैठा है तो अलग प्रभाव और अष्टम में बैठा है तो अलग प्रभाव। वैसे ही ग्रह उच्च राशि में है तो अलग प्रभाव, नीच राशि में है तो अलग प्रभाव, वक्री है तो अलग प्रभाव, उच्चाभिलाषी है तो अलग और नीचाभिलाषी है तो अलग। फल कथन बदलते जाते हैं। तो फिर इस वीडियो को आज नवग्रहों की दशा और अंतरदशा को बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वो मूल आपको समझाना कि किस तरह से देखा जाता है। फल कथन जब हम करते हैं तो वो प्रैक्टिकल है। अगर आपको ऑपरेशन करना बता दिया जाए कि ऑपरेशन किया कैसे जाता है, तो समय पड़ने पर अब रोगी किस तरह की स्थिति का है, अब तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के उस समय की परिस्थिति, सब माहौल, सब पर निर्भर करेगा। तो मैं ये जो आपको मूल विषय बता रहा हूं, इसे अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर उच्च के ग्रह का फल कथन करने में और नीच के ग्रह के फल कथन करने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र, इस ग्रह की दशा के बारे में मैं एक लाइन कहा करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसके खाने के भी लाले हों, शुक्र की दशा आती है तो भले शुक्र अकारक क्यों न हो, उसके भी जीवन काल में सुख की वृद्धि हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एक राजा के जीवन में सुख की वृद्धि होगी तो वो अलग तरीके से होगी, और एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जहां पर 2 जून की रोटी ही वो जोड़ पा रहा हो, उसके जीवन में शुक्र की दशा आएगी तो अलग स्थिति होगी। लेकिन याद रखिएगा कि शुक्र यदि आपकी कुंडली का सर्वाधिक अकारक ग्रह भी है, तब भी शुक्र की दशा का मूल स्वभाव है रत्न, आभूषण, ऐश्वर्य, उत्तम सुख की प्राप्ति, भूमि भवन, विशेष करके भूमि भवन कैसे, तो सजे धजे, वाहन का सुख कैसा, बढ़िया से बढ़िया। अब सवाल उठता है कि हर किसी के पास करोड़ों की गाड़ी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है जिसने अभी तक साइकिल देखा हो उसके लिए एक सामान्य क्वालिटी की भी गाड़ी आती है तो राज सुख आ गया। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से शुक्र की दशा का मुख्य कार्य ही है सुख प्रदान करना, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इस ग्रह का जो स्थान है वो सुख का ही है। अब जाहिर सी बात है कि जिस ग्रह का काम ही सुख प्रदान करना है, वो अगर कष्ट भी देगा तो वो सुख के माध्यम से ही होगा। यानी शुक्र रोग भी उत्पन्न कराते हैं तो वो उसी तरह से कि अधिक सुख को भोग लेने के कारण जातक के जीवन में रोग की उत्पत्ति हो गई।
यानी शुक्र ऐसे रोग उत्पन्न नहीं कराते कि आप भूखे मर रहे हो और आपको रोग हो जाएगा, आपने बहुत मेहनत किया और आपको रोग हो जाएगा। आप अनियमितता कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंसान की जब महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है तो वो कई बार अपना ध्यान नहीं देता, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन मूलतः शुक्र के जो दुख होते हैं वो सुखों के माध्यम से ही होते हैं, सुख से गुजर के होते हैं। तो शुक्र की दशा कुंडली कोई भी हो वहां पर सुख कारक ही होगी। अब सवाल उठता है कि भाई धनु लग्न की कुंडली है जहां मारक होते हैं, मीन लग्न की कुंडली है जहां मारक अकारक होते हैं, वहां भी आप यही कह रहे हैं कि शुक्र की दशा सुख कारक ही होगी। जवाब आएगा बिल्कुल, शुक्र का काम ही है सुख देना, तो शुक्र की दशा सुख कारक ही होगी। परंतु अगर शुक्र आपके लिए मारक हैं तो फिर रोग देंगे, यूरिन से संबंधित परेशानी हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगा, आपको दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इनके कष्ट भी बहुत, अब कष्ट दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्यों होगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगे आप, इधर उधर भटक जाएंगे आप। यानी इनके कष्ट भी ऐसे होते हैं जो सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसको हम रज रोग कहते हैं। राजाओं की तरह जिया, सुख से जिया, उसके बदले परेशानी उत्पन्न हुई। बस, तो मूल आपने शुक्र के स्वभाव को समझ लिया। दशाओं के प्रभाव को आज फिर से दोहराते चल रहा हूं ताकि अंतिम में पुनरावृत्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, किसी भी ग्रह की दशा और अंतरदशा को समझना है तो ग्रहों को दो भागों में बांट लीजिए। एक भाग में आपको सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु दिखाई पड़ेंगे और दूसरे में बुध शुक्र शनि राहु दिखाई पड़ेंगे। केतु के बारे में कल ही बताया था, सब जानते हैं कि मैं केतु को दोनों पक्षों में रखा था। शुक्र सुख है, सो चलने को ये दोनों पार्ट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेष लग्न की कुंडली में सुख का कारक कोई और ग्रह बनेगा, ये शुक्र ही बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिन कुंडलियों में ये कारक नहीं है वहां पर विशेष रूप से आपको देखना है कि ये किस भाव में बैठे हैं। अगर जिस कुंडली में ये कारक नहीं है वहां भी किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो आप विश्वास रखिए कि वहां भी शुक्र की दशा का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। क्योंकि एक और बात सदैव ध्यान में रखना है कि किसी भी ग्रह की दशा होती है तो उस ग्रह में जो बाकी की अंतर दशाएं आती हैं वो बड़ी मायने की होती हैं। किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता। ये विषय मैं कई बार समझा चुका हूं, इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हाल फिलहाल में कई बार लगातार बता करके सिद्ध कर चुका हूं कि क्यों, सामान्य शब्दों में समझे तो क्यों ठीक नहीं होता। अब समझिए कि शुक्र में शुक्र का अंतर, तो शुक्र में शुक्र का अंतर सामान्य शब्दों में कहें तो स्त्री दिलाने वाला, जीवन साथी दिलाने वाला, धन दिलाने वाला, धर्म कराने वाला, वस्त्र दिलाने वाला, यानी कुल मिलाकर के सुखों का भोग कराने वाला। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कारक नहीं है और कारक न होकर के, अच्छा शुक्र के साथ कमाल की बात है कि हम कहेंगे कि 12वें भाव में बैठे हैं तो बाकी के ग्रहों को तो 6वें 12वें में खराब कहा जाएगा। शुक्र के लिए 6वें 12वें में मैं खराब भी नहीं कह सकता क्योंकि यहां पर बैठ करके भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र के साथ ये ध्यान रखना है कि ये पीड़ित हो जाए, नीच के हो जाए, या 12वें भाव में बैठे हैं तो पापग्रह से दृष्ट हो जाए, 6ठे में बैठे हैं तो पापग्रह से दृष्ट हो जाए, अष्टम में बैठे हैं तो पापग्रह से दृष्ट हो जाए, तो उस अवस्था में जब शुक्र में शुक्र का अंतर आएगा और आपकी कुंडली में ये कारक नहीं होंगे तब आपको रोग संबंधित परेशानी, गलत आचरण, गलत कार्य के कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देंगे, व्यर्थ का धन बर्बाद कराएंगे, मद्यपान, मांसाहार, बुरी लत, बुरी आदत आपके जीवन काल में लग सकती है। याद रखिएगा, सीधा कैंसर करा देंगे ऐसा शुक्र को कराते नहीं देखा गया है। शुक्र रोग भी जो कराते हैं। अब सवाल उठता है कि सुख के अधिक भोगने से अनियमित दिनचर्या, अब बहुत कोई व्यक्ति मद्यपान करता हो, बहुत कोई व्यक्ति सिगरेट इत्यादि धूम्रपान करता हो और उसे शुक्र की ही दशा में कैंसर हो जाए तो हम इसके लिए केवल शुक्र को दोषी थोड़ी मान लेंगे। अब गलत आदतों से आपका जीवन खराब हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आप होंगे। शुक्र का काम है भोग उत्पन्न कराना और हमारा काम है उस भोग को नियंत्रण में रखना। गौर रखिएगा कि गुरु जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं और शुक्र भी गुरु ही हैं, परंतु ये ज्ञान से ज्यादा भोग उत्पन्न कराते हैं, तो उस भोग पर हमें नियंत्रण रखना होगा। शुक्र में सूर्य का अंतर अब ये द्विद्वादश के संबंध में नहीं हो सकते हैं, ये एक घर आगे, ये 6ठे 8वें के संबंध में नहीं हो सकते हैं, द्विद्वादश के संबंध में हो सकते हैं, बस इनका ऐसा ही लगभग संबंध रहता है। इसमें थोड़ी परेशानी आती है, अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में, कारक हो अकारक। शुक्र के दशा में सूर्य का अंतर कलह, संताप, मानसिक कष्ट, दाम्पत्य जीवन में मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कराता है। तो वो कारक अथवा अकारक, शुक्र में सूर्य का अंतर बहुत अच्छा नहीं देखने में आया है। शुक्र में चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही बढ़िया, कारक हो अथवा अकारक, ध्यान से सुनिएगा, कारक हो अथवा अकारक दोनों ही अवस्थाओं में बहुत श्रेष्ठ प्रभाव है। धनदायक, सम्मानदायक, ऊंचाई प्रदान कराने वाला, वृद्धि कराने वाला, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला, यानी बहुत ही बढ़िया। अकारक होने पर भी 6वें 8वें 12वें के संबंध में होने पर भी यह अच्छा ही माना गया है।
अरे सीधी सी बात है, चंद्र कुंडली का निर्माण होगा तो द्विद्वादश का संबंध होता है, तभी शुक्र 12वें का अच्छा होगा। षडाष्टक में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी, लेकिन सुख की वृद्धि तब भी होगी, तो अच्छा ही है। शुक्र में मंगल भी धन आगमन कराने वाला है, भूमि कराने वाला है, भूमि की प्राप्ति कराने वाला है, मनोरथ सिद्धि कराने वाला है, धन लाभ यश लाभ कराने वाला है, परंतु शर्त है। स्थिति कैसी है, शुक्र मंगल का संबंध कैसा है? क्योंकि शुक्र मंगल के संबंध में भी ये चीजें आएंगी। इन चीजों के आने, मान लिया शुक्र मंगल का ऐसा संबंध है, केंद्र का संबंध है, त्रिकोण का संबंध है, नवम पंचम योग, तीसरे 11वें का संबंध है, तो ये चीजें आएंगी, भूमि की प्राप्ति होगी, मनोरथ की सिद्धि होगी। परंतु ऐसी अवस्था में कई बार जातक के भटकने के भी चांस होंगे, गलत आदत, गलत लत, गलत संगति, ऐसी स्थिति भी जातक के जीवन काल में उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते वो गलत मार्ग पर चला जाए, गलत कार्य करे और किसी मुसीबत में पड़ जाए। अब शुक्र मंगल आपकी कुंडली में कारक की स्थिति में नहीं है, तो फिर विशेष करके शुक्र और मंगल षडाष्टक योग में है और शुक्र या मंगल में से कोई एक कारक नहीं है, तो फिर ये परेशानी देने वाला हो। शुक्र में राहु भी सामान्य शब्द में कहूं तो कार्य सिद्ध कराने वाला, यश लाभ कराने वाला, सुख व ऐश्वर्य देने वाला ही होगा, क्योंकि शुक्र राहु के संबंध में भोगात्मक वृत्ति बढ़ती है, तो जातक की भोगात्मक वृत्ति बढ़ेगी तो भोग की ओर भागेगा। लेकिन शुक्र राहु का षडाष्टक योग हो, द्विद्वादश योग हो, तब परेशानी आएगी। फिर जातक भोग के क्रम में ही रोग पाल लेगा, गलत आचरण कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर पाल लेगा, परेशानियों में पड़ेगा, कोई दीर्घकालिक रोग पाल लेगा। ये ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको शुक्र और राहु का जन्म कुंडली में संबंध देखना होगा, राहु की स्थिति को देखनी होगी, शुक्र की स्थिति को देखनी होगी, तभी ये प्रेडिक्ट किया जा सकेगा कि कैसी स्थिति, कैसा अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव। मूलतः प्रभाव अच्छा मैंने समझाया है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सुख ऐश्वर्य यश लाभ कराने वाला है, अच्छा प्रभाव मैंने बताया है। लेकिन इनमें से कोई अगर पीड़ित स्थिति में दिखाई पड़ता है अकारक षडाष्टक योग में, तब कष्ट होगा। शुक्र में गुरु अच्छा है, हर स्थिति में अच्छा ही प्रभाव है, कारक अकारक, पुत्र लाभ, धन प्राप्ति, माता पिता का सुख, यानी कुल मिलाकर के सुख दिलाने वाला है। शुक्र में शनि का अंतर भी ठीक नहीं माना गया है, कारक अथवा अकारक सावधानी जरूरी है। क्लेश, आलस्य, व्यापार में हानि यानी परेशानी, इस पर चर्चा पूर्व में हो चुकी है कि शुक्र में शनि, मैंने शास्त्रीय प्रमाण भी आपको देकर के समझा रखा है पूर्व के वीडियो में, कि शुक्र में शनि का अंतर जो है ये विशेष करके कष्ट प्रदान की स्थिति उत्पन्न कराता है। शुक्र में बुध, अब जाहिर सी बात है शुक्र बुध का षडाष्टक योग नहीं हो सकता, अगल बगल ही होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। कीर्ति लाभ कराने वाला, सम्मान दिलाने वाला, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला, व्यापार से लाभ कराने वाला, तो ये बहुत अच्छा है। शुक्र में केतु का संबंध भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये शुक्र में गुरु के संबंध की चर्चा जब मैंने की थी तो ठीक कहा था, परंतु केतु जो है शुक्र के संबंध में आते हैं तो ये कलह कराने वाले, बंधुओं का नाश, धन की कमी, मतभेद, विवाद, परेशानी, यानी कुल मिलाकर के शुक्र केतु का जो संबंध है वो अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाए ऐसा नहीं माना गया है। सवाल उठता है कि शुक्र केतु का संबंध ठीक होता ही नहीं है। असल में शुक्र केतु जो है वो उत्थान है, मूलतः देखें तो केतु मोक्ष है। गुरु के संसर्ग में जब वो आता है तो वो उत्थान की ओर ले जाता है। शुक्र की ओर जब आता है तो शुक्र भोग है, भोगात्मक प्रवृत्ति के साथ जब वो जुड़ता है तो कष्ट प्रदान कराने लगता है। जरा गौर करिएगा कि मैंने शुक्र में राहु का मूल प्रभाव क्या बताया था, यश लाभ बताया था, सम्मान बताया था, सफलता बताया था। केतु का उल्टा बता रहा हूं, क्योंकि केतु यहां आकर के, यही केतु राहु के बारे में जब गुरु के साथ मैंने जोड़ा था तो गुरु राहु का संबंध खराब और गुरु केतु का संबंध बहुत अच्छा बताया था। उल्टा यहां शुक्र में हो गया है, ये ठीक उल्टा हो गया है। दोनों गुरु है, ये भोग है, तो भोग के साथ केतु आकर के कमजोर हो रहा है, तो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा। अब सवाल एक खड़ा होता है, आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि केतु हमेशा खराब ही प्रभाव देगा शुक्र के अंतर में। नहीं, निर्भर करता है। मान लीजिए केतु कुछ बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, उच्च के शुक्र भी है, कुंडली में कारक ग्रह भी बन रहे हैं, तो फिर उस अवस्था में इतना भी बुरा नहीं सोचेंगे, फिर जातक का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, जातक की भोगात्मक वृत्ति तो तब भी बढ़ेगी, इसका डर और भय तो रहेगा, और गलत आचरण, गलत आदत भी लग सकती है, इसकी भी संभावना रहेगी। शुक्र की दशा को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में जब जिसके जैसे भी आता है ये अपना प्रभाव देता है। जब ये बाल्यकाल में आता है तो भोग बहुत बढ़ा देता है, गलत आदत लगा देता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में हो। असल में देखा जाए तो मूलतः शुक्र की दशा का जीवन काल में आने का जो समय है, श्रेष्ठ समय, वो जीवन का प्रारंभिक दौर ही है। यानी जातक 18, 20 या 22 वर्ष की उम्र में हो, यही सर्वश्रेष्ठ समय है शुक्र की दशा का आने का।
जीवन के मध्यावधि में शुक्र की दशा को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जिस राजा को जंग में उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, वो बिस्तर में घुस जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा नहीं कह सकते। और जीवन के उत्तरार्ध में यदि शुक्र आ जाए तो इस स्वास्थ्य को तो हर हाल में खराब कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखिए, शुक्र की दशा कब आ रही है उसको भी एक बार देख लीजिए, और शुक्र के अंतर को मैंने आपको भली भांति समझा दिया। प्रिय दर्शकों, आखिर में एक लाइन, अगर आपने सारे वीडियोस को देखा है तो अब आपको बता दूं कि प्रत्यंतर, अंतर देखा आपने, प्रत्यंतर भी इसी तरह से देखा जाता है। परंतु अब मैंने क्या कहा कि यह विषय बड़ा गंभीर है, बहुत ही गंभीर, और हर दिन अगर इसके मैं चैप्टर बढ़ाता चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ और नया विषय बढ़ता चला जाएगा। पर फिर भी अंतरदशा तक की चीजें तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल आसानी से पानी की तरह क्लियर होना चाहिए आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।